हेलो स्टूडेंट। मैंने हिस्ट्री लेसन नंबर फर्स्ट के पार्ट थर्ड में आप लोगों को बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिटेल स्टडी कराया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बैटल ऑफ बक्सर के बारे में डिटेल बताऊंगा। तो आइए हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बैक जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि 1757 में सिराजुद्दौला जो है उसकी डेथ हो गई प्लासी के मैदान में। उसके बाद उसका जो आर्मी चीफ था, सेनापति जो था, वो बंगाल का नवाब बना और यह जो है 1757 से लेकर के 1760 एडी तक, यानी कि 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। लेकिन इसकी जो एक्टिविटीज़ थे उससे नाराज़ होकर के कंपनी ने मीर जाफ़र को भी बंगाल के नवाब पद से हटा दिया और मीर जाफ़र का जो सन इन लॉ था, यानी जो दामाद था मीर कासिम, उसको जो है कि फिर बंगाल का नवाब बनाया। और मीर कासिम 1760 से लेकर के, यानी 1760 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। 1763 में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया। उसके हटाए जाने के रीज़न थे। मामला शुरू यहाँ से हुआ था कि पटना, जिसको हम जानते हैं पटना, जो बिहार की राजधानी है आज, वहाँ पे मीर कासिम अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ जो है गतिविधियाँ चला रहा था। यानी कि पटना वगैरह में जो किले अंग्रेज़ बना रहे थे उसको रोकने का प्रयास, किले जो है कि उनके आर्म्स को, जो आर्म्स वगैरह थे, है ना, निर्माण हो रहे थे उनको रोकने का प्रयास मीर कासिम कर रहा था। तो ऐसे में जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मीर कासिम की सेनाएं जो वहाँ अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक्टिविटी कर रही थी, अंग्रेज़ों ने उन सेनाओं को रोकने का प्रयास किया। उस समय पटना में जो अंग्रेज़ी सेना थी, उनका जो ऑफिसर था वो एलिस था। ठीक है, तो एलिस ने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि जो मीर कासिम की सेनाएं हैं जो ऐसी एक्टिविटी कर रही हैं हम लोगों के खिलाफ, तो उनको रोको। जब मीर कासिम की सेना को रोकने के लिए एलिस की सेनाएं जाती हैं तो मामला जो है लड़ाई तक पहुंच जाता है, युद्ध तक पहुंच जाता है। और इस लड़ाई का नेतृत्व, इस जो है कि झगड़े का नेतृत्व एलिस अंग्रेज़ों की तरफ से करता है। मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाता है। काफ़ी जो है कि लड़ाई होती है और लड़ाई में अनफॉर्चुनेटली एलिस जो होता है उसकी हत्या कर दी जाती है मीर कासिम की सेना के द्वारा। और इस हत्या के बाद जो कंपनी थी वह अत्यधिक जो है मीर कासिम से नाराज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा मीर कासिम से नाराज़ हो जाती है। और नाराज़ होने के बाद वह करती क्या है कि मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा देती है, और उसके बाद मीर कासिम अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए बंगाल से निकल जाता है और निकल करके हेल्प लेने के लिए पहुंच जाता है अवध के नवाब के पास। अवध का नवाब जो उस समय शुजा-उद-दौला था, उसके पास मौजूद जो है कि हेल्प लेने के लिए पहुंच जाता है। और संजोग से जब वो वहाँ पहुँचता है अवध शुजा-उद-दौला के पास, तो वहाँ पर तत्कालीन, यानी कि उस समय का, प्रेजेंट टाइम का जो मुग़ल सम्राट रहता है, शाह आलम सेकेंड, वो वहाँ पहले से मौजूद रहता है। इस तरह से तीनों जो हैं बैठ करके एक मीटिंग करते हैं, यानी अवध का नवाब, शुजा-उद-दौला
मुगल शासक, ठीक है, मुगल शासक और शाह आलम और मीर कासिम। तो मुगल शासक और जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, वो लोग जो है मीर कासिम की मदद करने के लिए आते हैं। तब तक अंग्रेज़ भी जो है वो बिहार पहुंच जाते हैं, बक्सर पहुंच जाते हैं और 1764 में दोनों ग्रुप में, यानी एक तरफ जो है ब्रिटिश सेना रहती है और दूसरी तरफ मीर कासिम, शाह आलम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों एक साथ, दोनों ग्रुप में लड़ाई होती है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में मीर कासिम बुरी तरीके से पराजित होता है। यह जो बक्सर का युद्ध था, यह लड़ाई जो है बक्सर के युद्ध के नाम से जानी जाती है, बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानी जाती है। और यह जो बैटल था वो 1764 में लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और इस युद्ध के बाद जब अंग्रेज इस युद्ध में विजयी हो जाते हैं, बैटल को ओन कर लेते हैं, उसके बाद जो ब्रिटिश थे वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम को एक ट्रीटी यानी कि संधि के लिए बाध्य करते हैं। उस संधि को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। यह इलाहाबाद की जो संधि थी, ट्रीटी ऑफ जो इलाहाबाद थी, वह 2 बार होती है। जो फर्स्ट होती है संधि, वह अवध के नवाब यानी शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच होती है। और इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है वह मुग़ल सम्राट शाह आलम और अंग्रेज़ों के बीच होती है। अब सवाल ये उठता है कि जो अंग्रेज़ थे उनका झगड़ा तो मीर कासिम से था, फिर वो अवध के नवाब के साथ संधि के लिए अवध के नवाब को क्यों बाध्य करता है, क्यों उसको मजबूर करता है? तो इसका रीज़न ये है कि अंग्रेज़ों का कहना था कि तुमने फालतू में इस युद्ध में हिस्सा लेकर के हमारा नुकसान किया है, इस लड़ाई में तुम्हारे चलते तो हमारा जो है बहुत नुकसान हुआ है, उसका कंपेंसेशन तुम्हें देना होगा। इसलिए जो अवध का नवाब रहता है शुजाउद्दौला, उसके साथ उसको संधि के लिए जो ब्रिटिश थे वो मजबूर करते हैं। और संधि के तहत जो पहली संधि होती है अंग्रेज़ों के साथ अवध के नवाब की, उस संधि के तहत अंग्रेज़ों का पहला डिमांड ये रहता है कि जो नवाब ऑफ अवध है वो इलाहाबाद और कोरा, ये जो दोनों क्षेत्र हैं, वह मुग़ल एम्परर को दे दें, शाह आलम को दें। सेकंड जो उसका पॉइंट होता है इस संधि का, वह यह होता है कि जो अवध का नवाब है वह ब्रिटिश को 50 लाख रुपए कंपेंसेशन के तौर पे देगा, हर्जाना के तौर पे देगा, क्षतिपूर्ति के लिए, जो हमारा नुकसान यानी कि अंग्रेज़ों का जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के लिए देगा। और तीसरी शर्त जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है कि अवध के नवाब से पूरा कराया जाता है वह यह रहता है कि अंग्रेज़ों का कहना था कि जब भी हमें सैनिक सहायता की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि मिलिट्री हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो अवध का जो नवाब है वह हमारी सैनिक सहायता करेगा, वह हमारी सैनिक सहायता करेगा। और बदले में नवाब को जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसी परिस्थिति में जो कंपनी के ट्रूप्स हैं वह भी नवाब के मदद के लिए जाएंगे, लेकिन शर्त यह होगा कि जो अंग्रेज़ों के ट्रूप्स जाएंगे उनके मेंटेनेंस का खर्चा नवाब को ही उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पहली संधि थी अवध के नवाब के साथ। जो सेकंड ट्रीटी था इलाहाबाद का, वह हमने बताया कि मुग़ल शासक
शाह आलम के साथ होता है। अच्छा, इस संधि के तहत क्या होता है कि इस शर्त के तहत जो कंपनी थी वह शाह आलम को पेंशनर बना करके इलाहाबाद में स्थायी रूप से रहने के लिए कह देती है कि आपको पेंशन दिया जाएगा एनुअली 26 लाख, यानी कि सालाना आपको 26 लाख रुपए जो है कंपनी की तरफ से पेंशन दिया जाएगा और आप इलाहाबाद में रहिए। इसके साथ ही जो एम्परर थे, मुगल एम्परर, उनको एक फरमान यानी कि एक आदेश जारी करना पड़ा। उस आदेश के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बिहार की, बंगाल की और ओडिशा की दीवानी प्रदान कर दी गई। हालांकि बिहार, बंगाल और ओडिशा में व्यापार करने का उनको अधिकार 1717 में ही मिल गया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिला था। और इस संधि के तहत पूरी तरह से जो इन जगहों की दीवानी थी वह कंपनी को दे दी गई। और बदले में कंपनी ने कहा कि हम जो है मुग़ल सम्राट को 53 लाख रुपए यानी 53 लाख रुपीस देंगे सालाना स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये दो संधियाँ रही। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जब तीनों प्रांत की दीवानी कंपनी को प्रदान की गई, कंपनी को दी गई, तो बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू हो गया, जिसे हम द्वैध शासन कहते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट की स्थापना हो गई बंगाल के अंदर, यानी कि बंगाल के दो मालिक हो गए, एक तो कंपनी जिसको दीवानी प्रदान की गई थी, दूसरे बंगाल का नवाब। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, यानी बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हो गई। इसके बाद हुआ क्या कि जो बंगाल के नवाब थे वह नाम मात्र के मुखिया थे, उनका कोई जो है अब बहुत ज़्यादा राइट नहीं रह गया था। और अब जो नवाब ऑफ बंगाल थे उनको किसी भी तरह के इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए कंपनी पे डिपेंड रहना पड़ता था, कंपनी पे निर्भर रहना पड़ता था। अब स्थिति ये आ गई कि जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नवाब की थी, लेकिन नवाब अपने मन से, अपनी इच्छा से किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी व्यक्ति को डिस्चार्ज नहीं कर सकता था, हटा नहीं सकता था, या ना तो कोई अपॉइंट कर सकता था। इस तरह से बंगाल के फाइनेंशियल और मिलिट्री पर पूरी तरह से कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का हो चुका था। अब स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि बंगाल का जो नवाब था, वास्तविक जो है बंगाल का जो नवाब था, उसकी आर्थिक स्थिति दिन पे दिन कमज़ोर होती जा रही थी और बंगाल के जो लोग थे वह विनाशकारी स्थिति में आ चुके थे, डिजास्टरस सिचुएशन में वो आ चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन लोगों के भलाई के लिए किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं करती थी, कोई जो है कि काम नहीं करती थी, और नवाब के पास भी इतना पावर नहीं रह गया था कि वह उनकी मदद कर सकता। और इस तरह से धीरे धीरे जो यूरोपियंस थे वह भारत के समाज पे, इनके संस्कृति पे पूरी तरह से छा गए थे। तो ये रहा आपका लेसन नंबर 1 हिस्ट्री। ये आपका आज ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग नेक्स्ट जो है क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।